नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी। देश के बड़े कानूनी जानकार हैं, जजेस को तैयार करते हैं। दिल्ली में बड़ा लॉ फर्म है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में, जहां बहुत सारे लड़के पढ़कर देश के कई बड़े कोर्ट्स में जज हैं और उसके फाउंडर भी हैं। तो आलोक जी से हम समझते रहते हैं कानूनी मसलों की जानकारी के बारे में, कानून की किताबें भी लिखते हैं। आलोक जी, हम बराबर ये शिकायत सुनते हैं जब पुलिस किसी कांड के अनुसंधान में होती है या कोई एफआईआर दर्ज होती है, और बिहार में यह रिवाज अधिक है कि एफआईआर में जब नाम लिखवाना हो ना तो सबका लिखवा दो जिससे दुश्मनी है। लेकिन जब अनुसंधान शुरू होता है या जो अभियुक्त बन जाते हैं तो अभियुक्तों का भी एक पक्ष होता है। वे कहते हैं घटना तो पटना में घटित हुई और घटना स्थल पर मुझे मौजूद दिखा दिया गया, जबकि सच यह है कि घटना के वक्त मैं दिल्ली में था, मैं मुजफ्फरपुर में था, मैं बेंगलोर में था। तो ये ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है कि यदि सचमुच वह दिल्ली, बेंगलोर, मुजफ्फरपुर या कहीं और भी गांव में ही मौजूद था और उसे घटना स्थल पर उपस्थित दिखाया गया है, तो एक तरफ तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी क्योंकि वो नामजद अभियुक्त है। अब वह किस तरीके से अपने को प्रमाणित करे कि मैं घटना स्थल पर नहीं था या घटना से संबंधित किसी भी काम में मेरी संलिप्तता नहीं थी। ये देखिए, ये जो व्यवस्था आप बता रहे हैं ये सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। जी। जब हम स्थान ए पर थे तो बी पर नहीं होंगे, जब मैं दिल्ली में था तो मैं पटना में नहीं होऊंगा, जब मैं बेंगलोर में था तो मैं पटना में नहीं होऊंगा। और यदि मुझ पर कोई आरोप ऐसा लगा है जिसमें कोई ऐसा है कि फिजिकल वायलेंस का ऑफेंस है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, लूट हो गया, तो मर्डर, रेप, लूट बिना फिजिकल प्रेजेंस के तो हो ही नहीं सकता। मैं बेंगलोर में रहकर, दिल्ली में रहकर के किसी मर्डर को अबेट कर सकता हूँ पटना में, मैं कॉन्स्पिरेसी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मर्डर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं लूट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के अपराध की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मर्डर में इन्वॉल्व था, जो मर्डर पटना में हुआ और वो व्यक्ति उस वक्त फिजिकली दिल्ली में था, तब तो ये चार्ज सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन समस्या ये आएगी, आप इसको साबित कैसे? हाँ, बिल्कुल। आप इसको बताएंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपको एक साधारण भाषा में भी बताऊं कि आजकल जो है हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल यंत्र होता है और मोबाइल यंत्र में हम लोग टावर लोकेशन का खोज लेते हैं कि ये व्यक्ति उस वक्त कहाँ था। तो पुलिस अपने अनुसंधान के तहत जनरली इस चीज़ का इस्तेमाल करती है, वो उसका टावर लोकेशन खोजती है और उससे पता करती है कि उस वक्त वो आदमी एन वक्त पर जब अपराध पटना में हुआ है तो क्या वो पटना में उपलब्ध था, नहीं था। बट ये पुलिस अनुसंधान का विषय, इसका कोई साक्ष्य से लेना देना नहीं है। यदि साक्ष्य विधि की बात जो आपने मेरे से सवाल पूछा, सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसी परिस्थितियों को आप जैसा जानते होंगे एलिबाई कहते हैं। बिल्कुल सही, एलिबाई कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नाही, जब हम में घमंड है तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। वैसे ही ये एक विषम परिस्थिति है जिसमें कि यदि मैं दिल्ली में उपलब्ध हूं तो पटना में हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक इसको साबित करने का सवाल है सेक्शन 11 को, मैं आपको बताऊं, इसके लिए बड़ा ही स्पष्ट एविडेंस चाहिए। जो लॉ हमारा इस विषय पे है सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो कहता है बड़ा ठोस सबूत चाहिए। अब मान लीजिए कोई घर वाला व्यक्ति आकर कहे न्यायालय में कि नहीं मेरा बच्चा तो जो दिल्ली में था, तो न्यायालय इसको जनरली स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि न्यायालय को लगेगा माँ है, ये तो निष्पक्ष हो नहीं सकती, पिता है, ये निष्पक्ष हो नहीं सकता, और साक्षी के रूप में वो न्यायालय में प्रस्तुत हो रहे। तो आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसे साक्ष्य लाने होंगे जिसमें न्यायालय को कॉन्फिडेंस आ जाए। इट शुड इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट कि भाई ये जो साक्ष्य है ये ऐसा है जिसको देख करके कोई शक सवाल नहीं रहता है। अब आप बोले, हमारा कोई मित्र बोले कुछ समय हमारे साथ तो ये बैठे हुए थे, यहाँ पर तो मित्र बोल रहा है ना, लेकिन उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कोई फोटोग्राफ, कोई कुछ यदि मिल जाता है तो शायद न्यायालय को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसमें कोरोबोरेशन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं आपके साथ आज बैठा हूं यहाँ स्टूडियो रूम में, तो इस बात का साक्ष्य भी आना चाहिए, मैं यहाँ बैठा हुआ था, सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे कई कांडों को जानता हूं और ऐसे कई सातिर अपराधियों को भी जानता हूं जो साक्ष्य लाने की आपने बात कही,
और पुलिस भी कई बार यह शिकायत करती है कि इतना धूर्त है कि इसने अपना मोबाइल छोड़ रखा था दिल्ली में और कांड आकर कर दिया पटना में, तो फिर यह मसला तो फंसेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसी परिस्थितियां, इसीलिए बहुत प्रकार के साक्ष्य, जी, बहुत प्रकार के। तो मान लीजिए जो पक्ष कह रहा है कि ये व्यक्ति दिल्ली से उस वक्त पटना आया, वो उसका कोई नव यात्रा का प्रमाण लाएगा। अच्छा, ये ये प्रमाण आएगा। जी जी, मतलब दिल्ली में मोबाइल तो हो, हाँ, बट उसके यात्रा का प्रमाण तो आएगा। यदि वो दिल्ली से पटना आया है तो किसी रास्ते से ही आया होगा, बिल्कुल विमान से आया होगा। यदि सुबह वो यहाँ था, शाम में यहाँ है। आपको पता होगा तंदूर कांड एक बार दिल्ली में हुआ था ना, जिसमें वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं हैदराबाद में बैठा था, लेकिन वो उसी दिन आता है दिल्ली और अपराध करके वापस भी जाता है, और उसका जो सारा एविडेंस है वो हैदराबाद के होटल में मिलता है, लेकिन वो आकर के अपराध करके वापस जाता है। इसलिए ऐसे चीजों में एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि पुलिस अच्छे से काम करे तो इन बातों का साक्ष्य लाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। जैसे आपने कहा सीसीटीवी फुटेज और ये तमाम चीज़ें आ जाती। एक और बिहार में बड़ी बातें चलती, जब बड़ी वारदात होती है कि जो उसके पीछे मास्टरमाइंड होते हैं वो ठीक घटना के पहले अस्पताल में भर्ती रहते हैं। ये कितना बड़ा एलिबाई है। देखिए, ऐसे ऐसे सातिर लोग मिलते रहेंगे, अपराध की दुनिया में मिलते ही रहते हैं। हाँ, ये कोई एलिबाई नहीं। देखिए, आप किसी प्रिटेक्स्ट पर यदि अस्पताल में भर्ती होते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात का भी साक्ष्य आएगा कि अस्पताल में भर्ती होना इनका क्या आवश्यक था, और ये अस्पताल में गए और तुरंत अस्पताल से वापस भी आ गए। क्या इन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया? ऐसे कई सारी घटनाएं होती है। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि अन्वेषण एजेंसियां, यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यदि अच्छे से काम करेगी तो इस प्रकार की चीजों का बहुत तोड़ है। विधि में इतने प्रकार की व्यवस्था है, और एविडेंस लॉ तो मैं आपको बताऊं बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि आप चाहेंगे तो मुझे पता करना है इस व्यक्ति के बारे में, तो कुछ न कुछ साक्ष्य मिल जाएगा। कहते हैं ना, हर अपराध, ये कहाँ था। जी बिल्कुल, हर अपराध का कोई न कोई सबूत मिल ही जाता है। अभी आपने देखा दिल्ली में देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बारे में, जी, रोहिणी जेल में रहते हुए उसने होम मिनिस्टर और देश के कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, वह जेल के भीतर से ही मोबाइल चला रहा था। और अब तो यही कह रहा है कि जेल के भीतर मोबाइल कैसे आ सकता है। हाँ, तो एविडेंस एक्ट में व्यवस्था तो होगी ना। बिल्कुल होगी, हाँ बिल्कुल होगी। कहीं ना कहीं उसका काट मिलेगा। जी, देखिए, हमारे जो वकील लोग हैं, हमारी जो पुलिस एजेंसियां हैं, हमारे जो जजेज हैं, सब इतने काबिल लोग हैं को कहीं ना कहीं से उसका सबूत ला करके जरूर देंगे कि ये जो कथन दिया जा रहा है ये गलत दिया जा रहा है, इसके पास जेल में मोबाइल था। आज नहीं कल पता तो अवश्य चलेगा। मतलब इतनी व्यवस्था है कि हम यदि स्पष्टता के साथ चाहें, ईमानदारी के साथ चाहें, तो हम दोषी को दोषी सिद्ध कर सकते हैं और निर्दोष को निर्दोष बता सकते हैं। समय लगेगा ठीक है। और इसलिए कहा भी जाता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कम से कम इतना साक्ष्य जरूर रखिए जो आपको यह जरूर बताए कि आप वहां मौजूद थे। जी ठीक है। तो आपने समझा कि यदि आप किसी ऐसे केस में अभियुक्त बना दिए जाते हैं जब घटना के वक्त आप बाहर हैं और घटना कहीं और हुई और पुलिस ने आपका नाम दे दिया या आपके विरोधियों ने आपका नाम दे दिया, तो आपको अपने लिए क्या इंतजामात करने हैं, क्या साक्ष्य रखने हैं, यह बात समझने की थी। तो ऐसे ही कानूनी मसलों को लेकर हम आलोक कुमार रंजन जी के साथ मिलते रहते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।